एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश, जिसके बारे में पिछले क्लास में भी अपन ने चर्चा की थी। और एक भौतिक प्रदेश के बारे में अपन पढ़ चुके हैं जिसका नाम है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या फिर अपन कहें हिमालय पर्वत के संदर्भ में अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो पहला जो भौतिक प्रदेश पढ़ा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा जो अपन भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान। अब आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के मानचित्र में उत्तर के विशाल मैदान की जो स्थिति है वो कहाँ पे है। हालांकि पहले वीडियो में ही मैंने ये सारी चीजें बता दी थी भारत के भौतिक प्रदेशों को, लेकिन एक बार और देख लें। जो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार, यह है प्रायद्वीपीय पठार। तो अपन बात करें उत्तर में पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार है, इन दोनों के बीच में मध्यवर्ती भाग की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपके उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा मैदान? उत्तर का विशाल मैदान। यहाँ इसको अपन दर्शा सकते हैं उत्तर के विशाल मैदान के रूप में। अगर हम बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में ये भूभाग सिंधु मैदान के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। अर्थात इस उत्तर के विशाल मैदान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सिंधु के मैदान के नाम से क्या किया जाता था, इसे जाना जाता था। लेकिन हुआ क्या, 1947 में क्या होता है, देश का विभाजन होता है। और विभाजन के बाद सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां थी, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी के अधिकांश मैदानी भाग कहां पर चले जाते हैं? पाकिस्तान में। अर्थात 1947 में क्या होता है, देश का विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप सिंधु और सिंधु की प्रमुख जो सहायक नदियां थी, अगर हम बात करें झेलम, कौन सी? झेलम, चिनाब और रावी। झेलम, चिनाब और रावी के अधिकांश जो मैदानी भाग थे वो अपन बात करें, इधर क्या है? पाकिस्तान। इधर क्या है? पाकिस्तान। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब और रावी, इनके ज्यादातर जो मैदानी भाग है वो अपन कहें तो कहां पर चले गए? इधर पाकिस्तान में चले गए। तो विभाजन के बाद इसे किस नाम से नहीं जाना गया? सिंधु के मैदान के नाम से नहीं जाना गया। अपितु अगर अपन बात करें तो अब इसे भारतीय क्षेत्र में सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। सतलज का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से अब वर्तमान में इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, विभाजन से पहले से सिंधु के मैदान के नाम से जाना जाता था। विभाजन के फलस्वरूप सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां थी, बात करें झेलम, चिनाब और रावी के जो मैदानी भाग हैं वो ज्यादातर कहां पे चले गए? पाकिस्तान में चले गए। अतः वर्तमान में अब इसे सतलज का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। फिर इसके बाद में बात करें तो इस उत्तर के विशाल मैदान की अगर लंबाई की बात करें तो ये लंबाई इसकी लगभग कितनी बताई गई है? 2400 किलोमीटर लंबाई। धनुष के आकार में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई बताई गई है। और चौड़ाई जो है लगभग 150 से लेकर 300 मीटर जो है वो इसकी क्या
बताई गई है, चौड़ाई बताई गई है, मीटर नहीं, 150 से लेकर 300 किलोमीटर। इस मैदानी भाग की क्या बताई गई है, चौड़ाई बताई गई है। यह अनेकों दोआब वाला क्षेत्र है, यानी जो ये मैदानी भाग है ये विभिन्न प्रकार के दो आब वाला क्षेत्र है। दो आब से तात्पर्य है दो यानी दो, आब यानी पानी या अपन कहें नदी, अर्थात दो नदियों के बीच का जो भूभाग है वो है अर्थात दो आब वाला मैदानी क्या है, ये भूभाग है। जैसे कि इस मैदान में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड आदि का भाग इस उत्तर के विशाल मैदान में क्या है, सम्मिलित है। कैसे है, देखो ये पंजाब हो गया, इधर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तो ये वाला इधर राजस्थान का उत्तरी भाग, ये वाला जो भाग है, ये जो जिले हैं, राज्य हैं, वो इस उत्तर के विशाल मैदानी भाग में क्या होते हैं, पाए जाते हैं या सम्मिलित होते हैं। अब हम बात करें इस उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक जो वर्गीकरण है, यहां पे ध्यान रखना, उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी इसका जो भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में किया गया है। तो याद रखना, इसका भौगोलिक वर्गीकरण 4 रूपों में किया गया है, 4 भागों में इसे बांटा गया है। पहला आपका हो गया भाबर प्रदेश, दूसरा हो गया आपका तराई प्रदेश, तीसरा हो गया आपका खादर और बांगर, अर्थात अपन बात करें बांगर प्रदेश, और दूसरा चौथा है डी कौन सा प्रदेश, खादर प्रदेश। इस प्रकार से उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। एग्जाम में इन्हीं में से क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको देखना है सबसे पहले भाबर प्रदेश क्या है। देखना, भाबर प्रदेश के बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको, कल आपने पिछली क्लास में पढ़ा था हिमालय को 3 भागों में बांटा गया था। ऊपर का सबसे ऊपरी भाग है वो बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, दूसरा नंबर का है उसे लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, और जो तीसरे नंबर की है इसे अपन कहे हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इस भाबर प्रदेश की। सबसे पहले तो भाबर प्रदेश क्या है, पहले मैं बता दूं, शिवालिक का जो पर्वत पदीय क्षेत्र है उसमें सतलज नदी से तीस्ता नदी तक का 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इसका विस्तार है, अर्थात ये है आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। अब शिवालिक पर्वत श्रेणी का जो पर्वत पदीय भाग है, कौन सा भाग, पर्वत पदीय भाग। पर्वत पदीय भाग से तात्पर्य है इस प्रकार से, जैसे ये कोई पर्वत है, ये कोई पर्वत है, और पर्वत के ये नीचे वाला जो भाग है, ये नीचे वाला जो भाग है इसे बोला जाता है पर्वत पदीय भाग। तो जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसके नीचे वाला जो भाग है उस भाग को बोला जाता है पर्वत पदीय भाग। तो ये बताया गया है कि जो ये आपका भाबर प्रदेश है इसका विस्तार इधर सतलज नदी से इधर तीस्ता नदी तक, कहां तक, सतलज नदी से लेकर इधर तीस्ता नदी तक लगभग 8 से 16 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ भाग आपका कौन सा कहलाता है, भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत पदीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते ही या ढाल के कम होने से
नदियां इस क्षेत्र में भारी मात्रा में क्या करती हैं, चट्टानों के अवगरित या ये कहें गोलाश्म, अर्थात अपन अगर बात करें तो नदियां क्या होती हैं, इस पर्वत पदीय या शिवालिक पर्वत श्रेणी से नीचे निकलकर पर्वत पदीय भाग में आती हैं। तो ये क्या करती हैं, इस पर्वतीय क्षेत्र के या जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के जो छोटे टुकड़े हैं, उन टुकड़ों का जमाव इस पर्वत पदीय भाग में क्या है, करती रहती हैं, जिससे नदी इस पर्वत पदीय भाग में आकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, अर्थात दिखाई देना क्या कर देती है, बंद कर देती है। ठीक है, इस पर्वत पद क्षेत्र में ये कहें कि विभिन्न प्रकार का नदियों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जमाव कर दिया जाता है, और इसी कारण इस क्षेत्र में अधिकांश ज्यादातर जो नदियां हैं वो आकर क्या हो जाती हैं, भूमिगत हो जाती हैं, अर्थात दिखाई देना क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं। और उसका प्रमुख कारण क्या है, इस शिवालिक पर्वत श्रेणी के पर्वत पदीय भाग में गोलाश्म या चट्टानें जो है उनके छोटे छोटे टुकड़ों का वहां पे क्या हो जाता है, जमाव, और नदी जो है उन गोलाश्म या चट्टानों के छोटे टुकड़ों के अंदर विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, दिखाई देना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये तो होता है आपका कौन सा प्रदेश, भाबर प्रदेश। अब बात करें तराई प्रदेश की, बात करेंगे तो भाबर के दक्षिणी में दक्षिण का वह मैदानी भाग जहां भाबर प्रदेश का भूमिगत जल पुनः क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है, अर्थात इसको अपन मान सकते हैं भाबर प्रदेश। और इस भाबर प्रदेश से दक्षिण वाला भाग, आगे वाला जो भाग जहां पे यानी नदी पुनः क्या होती है, दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है, यानी भाबर प्रदेश से निकलकर नदी इस तराई प्रदेश में पहुंचती है और पुनः प्रकट हो जाती है, पुनः हमें क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। अर्थात जहां भाबर प्रदेश का जो भूमिगत जल प्रवाह था वो पुनः धरातल पर आकर क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ढाल की न्यूनता और अनियमित जल प्रवाह के कारण यहाँ पर क्या होते हैं, दलदल पाए जाते हैं, अर्थात ये जो आपका तराई प्रदेश है, कौन सा प्रदेश, तराई प्रदेश है, इस तराई प्रदेश में क्या दलदल अर्थात ये दलदली भूमि के रूप में क्या होती है, पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होते हैं, सघन वन पाए जाते हैं, लंबी घासें यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे कि घास के रूप में देखें कांस है, हाथी घास है आदि, और अनेक वन्य जीव जो हैं इस तराई प्रदेश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि हाथी है, गेंडे हैं और विशाल जीव बहुतायत रूप में यहाँ पर इस तराई प्रदेश में हमें क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो यानी सीधे रूप में पढ़ देखें तो भाबर प्रदेश शिवालिक पर्वत श्रेणी के नीचे पर्वत पदीय भाग में पाया जाने वाला प्रदेश है भाबर प्रदेश, जो कि सतलज और तीस्ता नदी के बीच 8 से 16 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, फैला हुआ है। यहाँ पे शैलीय चट्टानों के कंकड़ पत्थर टुकड़े यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें नदी का जल आकर क्या हो जाता है, विलुप्त होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। यह आपका कौन सा, भाबर प्रदेश। तराई प्रदेश की बात करेंगे तो भाबर प्रदेश के दक्षिण में भाबर प्रदेश के दक्षिण में यानी ये कहें कि भाबर प्रदेश में विलुप्त जो जल था वो पुनः तराई प्रदेश में आकर क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है, दिखाई देने लग जाता है, और दलदली भूमि के रूप में ये क्या होता है, दिखाई देता है, जिसके कारण यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। अब बांगर और खादर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खादर और बांगर में अंतर बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, खादर और बांगर में, एक तरफ बांगर और एक तरफ खादर। देखो खादर और बांगर में मुख्य अंतर क्या है, आप ये कह सकते हैं पुराना जो जलोढ़ है, पुराना जलोढ़ क्या कहलाता है, बांगर,
और नवीन जलोढ़ क्या कहलाता है? आपके खादर कहलाता है। अर्थात ये कह सकते हैं पुराने जलोढ़ से निर्मित जो मैदान है, पुराने जलोढ़ से निर्मित जो मैदान है, उन मैदानों को हम किस नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं, जहां पे नदियों का जल वर्तमान में क्या नहीं हो पाता, पहुंच नहीं पाता है। अर्थात इस पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहा जाता है, ये उच्च भूमि होती है। कैसी भूमि होती है? उच्च भूमि होती है, जहां वर्तमान में नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। इसे क्या कहा जाता है? बांगर। अर्थात पुराना जलोढ़ बांगर, नवीन जलोढ़ खादर। और ये जो है नवीन जलोढ़, जहां की भूमि कैसी होती है? निम्न भूमि। और इस निम्न भूमि में वर्तमान समय में क्या होता है? नदियों द्वारा हर वर्ष नवीन मृदा का यहाँ पे क्या किया जाता रहता है? जमाव किया जाता रहता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। बांगर की तुलना में खादर जो है, खादर मृदा अधिक क्या होती है? उपजाऊ होती है। ये महीन कण वाली मृतिका युक्त क्या होती है? मिट्टी होती है। जबकि पुराने जलोढ़ में क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, जो कि इस खादर की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। तो अंतर पूछा आपसे कि बांगर और खादर में अंतर, तो पहला अंतर आप ये बताओगे कि पुराना जलोढ़ बांगर कहलाता है और नवीन जलोढ़ खादर। अर्थात पुराने जलोढ़ से निर्मित जो भूमि है वो बांगर, और नवीन जलोढ़ से निर्मित जो भूमि है वो क्या होगी? खादर। पुराने जलोढ़ से निर्मित भूमि उच्च भूमि होती है, जहां पे वर्तमान में नदियों का जल क्या नहीं हो पाता? पहुंच नहीं पाता। और नवीन जलोढ़ से निर्मित जो भूमि है वो निम्न भूमि होती है, जहां पे प्रतिवर्ष नवीन मृदा का यहाँ पे क्या होता रहता है? जमा होता रहता है। नेक्स्ट अपन देखें और लास्ट इसमें है वो ये है कि उत्तर के विशाल मैदान का महत्व क्या है? उत्तर का विशाल जो मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान के महत्व की अगर अपन बात करें तो आपको मालूम है इस उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण होता है वो हिमालय से प्रवाहित होने वाली जो 12मासी नदियां हैं, जैसे भी पढ़ा था, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों द्वारा बहा कर लाए गए विभिन्न प्रकार के अवसादों के जमाव से इसका क्या होता है? निर्माण। अर्थात नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ से उत्तर के विशाल मैदान का क्या होता है? निर्माण होता है, जो कि क्या होती है? बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, और कृषि के लिए इसे क्या माना गया है? बहुत ज्यादा उपयुक्त माना गया है। अर्थात भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह क्षेत्र कृषि विकास और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की क्या है? धुरी है। और अनेकों नदियों का जाल बिछा होने से पीने और सिंचाई के लिए यहाँ पे प्रचुर मात्रा में क्या हो जाता है? जल उपलब्ध हो जाता है। और नदियों का उपयोग सस्ते यातायात साधन के रूप में भी क्या किया जाता है यहाँ पे? अर्थात इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों का उपयोग सस्ते यातायात या परिवहन साधनों के रूप में भी किया जाता है। और समतल होने से सड़क और रेल मार्गों का यहाँ पे क्या पाया जाता है? सघन जाल। क्योंकि मैदानी भाग है, समतल मैदानी भूभाग है, समतल मैदानी भूभाग होने के कारण यहाँ पे सड़क मार्ग और रेल मार्गों का अच्छा खासा क्या हुआ है? विकास हुआ है। और हमारे देश के अनेक औद्योगिक व्यापारिक और धार्मिक जो नगर हैं, वो धार्मिक नगर यहाँ पर बसे हुए हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो दिल्ली है, कानपुर है, हरिद्वार है, मथुरा है, वाराणसी है, अमृतसर है, लखनऊ, आगरा, पटना, कोलकाता, ये सारे धार्मिक, व्यापारिक और औद्योगिक जो केंद्र हैं वो इसी उत्तर के विशाल मैदानी भूभाग में क्या है? स्थित हैं। इस प्रकार से भारत के दो प्रमुख भौतिक प्रदेश हुए, एक उत्तर पर्वतीय प्रदेश और दूसरा उत्तर का विशाल मैदान। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।